हेलो दोस्तों, तो आज से अपन CUET के प्रीवियस ईयर के पेपर सोल्व करेंगे। तो आज फर्स्ट पेपर मैं आपके लिए 2021 का पेपर लेकर आया हूँ, जो कि फिजिक्स का अपना आया था MSc के लिए, पीजी कोर्स के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 25 तक तो जीके रीजनिंग वगैरह का आता है, जनरल एबिलिटी का पेपर। और 26 से लेकर 100 तक 75 क्वेश्चन फिजिक्स के आपके सब्जेक्ट के आएंगे। तो अपन क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 26। सेज ए स्केलर पोटेंशियल फील्ड इज गिवन बाय v इक्वल टू -6x प्लस 8y माइनस 12xy स्क्वायर प्लस 7y जेड स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर जूल पर कूलम। द फोर्स ऑन ए 4 कूलम चार्ज प्लेस्ड एट ओरिजिन 0,0,0 विल बी। तो 3D के अंदर दे रखा अपन को। तो इसके अंदर अपन को 4 कूलम के चार्ज के ऊपर फोर्स निकालना है, जो कि ओरिजिन के ऊपर रखा हुआ। तो अपन जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और पोटेंशियल, उसके बीच में एक रिलेशन होता है E इक्वल टू -del V। उसी का अपन यहाँ पर यूज करेंगे। और इसको आपको पूरी फॉर्म में लिखने के बाद इसको लिख सकते हैं माइनस के अंदर del v/del x आई कैप प्लस del v/del y जे कैप प्लस del v/del z के कैप। तो जब आप इसमें ईच में v की वैल्यू आप पुट करोगे स्केलर के रूप में, और x और y के रेस्पेक्ट में, x y और z के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे, तो जो आंसर निकल के आएगा आपको, और उसके बाद में आपको x y और z की वैल्यू 0,0,0 पुट करनी है। तो जो आंसर निकल के आएगा 6i कैप माइनस 8j कैप आएगा। फिर इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड होता है अंडर रूट के अंदर जो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा आपका 10। तो फिर फोर्स अपन जानते हैं, फोर्स का फॉर्मूला होता है Q इंटू ई। तो चार्ज की वैल्यू Q की वैल्यू 4 कूलम दे रखी है, तो आप Q की और E की वैल्यू पुट कीजिए और आपका फोर्स आ जाएगा 4 कूलम चार्ज के ऊपर 40 न्यूटन। तो ये आपकी क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा। फिर अपन क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं। ए बॉल इज टाइड टू ए कॉर्ड एंड सेट इन ए रोटेशन इन ए वर्टिकल सर्कल। द टेंशन इन कॉर्ड एट द लोवेस्ट पॉइंट एक्सीड दैट एट द हाइएस्ट पॉइंट। मतलब लोवेस्ट और हाईएस्ट पॉइंट के बीच में टेंशन जो होगी उसके बीच में क्या डिफरेंस होगा, ये पूछा जा रहा है यहाँ पर। लोवेस्ट माइनस हाईएस्ट के बीच में टेंशन का डिफरेंस। तो अपन जानते हैं, जब इसको आप एक डायग्राम बनाएंगे तो आप देखेंगे कि ऊपर से यहाँ पर मान लो ये कोड यहाँ से है, तो यहाँ ऊपर की टाइप T1 लग रहा है, नीचे की साइड ये T2 लग रहा है, टेंशन लग रही होगी। तो जो ऊपर होगा तो मान लीजिए, और नीचे mg भी लग रहा होगा। फिर इसको मान लो किसी थीटा एंगल पे ले लिया अपन ने, और रेडियस वगैरह आर सब अपन ने ले ली। तो थीटा एंगल के ऊपर लेने के बाद में कंपोनेंट करेंगे अपन। ये सब करने के बाद यहाँ पर आप एनर्जी कंजर्वेशन का यूज़ लेंगे। और एनर्जी कंजर्वेशन ½ mv², मान लो आप जब इसको नीचे से आपने छोड़ा तो ½ mv² प्लस mgh, मतलब h हाइट के ऊपर इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh हो जाएगी, इक्वल टू ½ mu²। ये ½ mu² होगी नीचे से, जब मैंने रेफरेंस पॉइंट देखो नीचे से लिया है, तो यहाँ पर हाइट 0 है, तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। और ऊपर की साइड वेलोसिटी v मानी है मैंने, जब ये थोड़ा ऊपर चला जाएगा तो ½ mv² मतलब फाइनल वेलोसिटी प्लस mgh मतलब h हाइट के ऊपर। तो इसको सोल्व करने पर आपको v और u के बीच एक रिलेशन निकल के आ जाएगा, v इक्वल टू अंडर रूट के अंदर u² माइनस 2gh। इसके बाद में ये t माइनस एम, यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स का मैंने यूज़ लिया है, t माइनस mg cos थीटा इक्वल टू mv² बाई r थीटा एंगल के ऊपर। ये आप समझ सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद में ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन निकल के आएगी, t इक्वल टू m/r u² माइनस 3gh प्लस gr। और फिर आपको जैसे लोवेस्ट पॉइंट पे निकालना है TL। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना कि आपको ये कैसे इक्वेशन निकल के आई। तो यहाँ पर ये कोस थीटा की वैल्यू आप इस ट्रेंगल से पुट करनी पड़ेगी। ये सब कुछ सोल्व करने के बाद ही इक्वेशन निकल के आएगी, है ना। और फिर लोवेस्ट पॉइंट के ऊपर मुझे पता है भाई h की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, तो TL यहाँ पर 0 पुट करके ये मैंने निकाला है। फिर m पॉइंट के ऊपर h की वैल्यू 2r हो जाएगी, ये भी ध्यान रखना तुम। नीचे r है, ऊपर तो 2r हो जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखना पूरा। मतलब ये मिडल पॉइंट पे, तो यहाँ r है मैंने TM के ऊपर, और फिर TH के ऊपर 2r हो जाएगा। ये निकालने के बाद आपको TL और TL माइनस TH निकालना है, जो कि आ जाएगा 6mg के इक्वल। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 6 टाइम्स हो जाएगा वो, ठीक है। अब 28 नंबर क्वेश्चन करते हैं अपन। ए पार्टिकल ऑफ मास m1 मूविंग विथ वेलोसिटी u1 कोलाइड्स विथ अनदर पार्टिकल ऑफ मास m2 एट रेस्ट। मतलब एक पार्टिकल m1 है जो कि u1 वेलोसिटी से जा रहा है, और एक अनदर पार्टिकल है जो कि मास m2 का है और रेस्ट के ऊपर है, ठीक है। मतलब उसकी वेलोसिटी 0 है अपनी, u2 इक्वल टू 0। मतलब एक बार मान लीजिए आप, ठीक है। अब मान लीजिए क्या है ये 0। आफ्टर कोलिजन द टू पार्टिकल मूव विथ इक्वल स्पीड्स। मतलब जब इनके बीच में कोलिजन होगा, मान m1 जाकर m2 से टकराएगा,
तो जब ये टकराएगा तो उसके बाद में आफ्टर कोलिजन टू पार्टिकल्स मूव्स विथ इक्वल स्पीड्स, मतलब इक्वल स्पीड से और अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। तो फाइनल अपन वेलोसिटी दोनों की v मान लेते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में एक के आगे -v लगा देंगे, ठीक है, समझ रहे हो आप। फिर द टू मासेज आर रिलेटेड एज, तो इन m1 और m2 के बीच में रिलेशन पूछा है यहाँ पर। तो ये किस प्रकार निकालेंगे अपन, बिफोर कोलिजन का मैंने आपको सिनेरियो ये बता दिया और आफ्टर कोलिजन क्या होगा ये आपको देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसके अंदर ऐसे क्वेश्चनों के अंदर ज़्यादातर ये मोमेंटम कंजर्वेशन यूज होता है, ध्यान रखना आपको। तो यहाँ पर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे अपन, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन यूजिंग मोमेंटम कंजर्वेशन। पहले मान मोमेंटम क्या था भाई, m1 u1 था, ठीक है, और सेकेंड मोमेंटम क्या होगा m1 -v, एक की डायरेक्शन अपोजिट है ना, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो एक को -v और एक को v ले लिया, प्लस m2v। तो इसके बाद में v और u1 के बीच में रिलेशन आपका आएगा v = m1/m2 - m1 u1। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ली मैंने। उसके बाद एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो। ये दो ही इक्वेशन यहाँ पर ऐसी चीज़ों में यूज होती है, आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो एनर्जी कंजर्वेशन मतलब क्वेश्चन देखते आपको पता हो जाना चाहिए कि यहाँ मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है या एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है। तो इन दोनों से फिर एक की मतलब v और u में रिलेशन आता है, फिर एनर्जी कंजर्वेशन पुट करते हैं तो वहाँ से रिलेशन आता है। ये मतलब एक स्टैंडर्ड होता है। तो यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन ½ m1 = ½ m1v² + ½ m2v², यहाँ पर यह आ जाएगा। फिर यूजिंग इक्वेशन 1 पुट इन द वैल्यू ऑफ v, यहाँ पर v की वैल्यू u1 के टर्म, क्योंकि u1 तो अपन को गिवन था ना, मतलब जो नॉन टर्म है वो निकालनी है, जो गिवन है उसको पुट करो। m1 m2 में रिलेशन चाहिए तो v को हटाना है ना, तो सीधी बात है ये। फिर इक्वेशन 2 में पुट करने के बाद में अपन ने देखा कि वी गेट, ये रिलेशन निकल के आएगा। जब आप इसको पूरी इक्वेशन को स्क्वायर वगैरह करके सोल्व करोगे तो m2 = 3m1 आएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, अब 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, स्ट्रिंग अंडर टेंशन कैरीज ट्रांसवर्स वेव्स ट्रेवलिंग एट स्पीड v इफ द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज हाउ, टेंशन यदि स्ट्रिंग में हाफ हो जाती है तो एंड द लीनियर डेंसिटी ऑफ द स्ट्रिंग इज डबल, लीनियर डेंसिटी डबल और टेंशन हाफ हो रही है तो वाइव की स्पीड क्या होगी। तो इसके लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला आप 12th क्लास में भी पढ़ते हो, 11th 12th में भी आपको पढ़ाया जाता है। ये स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन ए स्ट्रेट स्ट्रिंग होती है v = √T/μ। तो यहाँ पर t को क्या हाफ किया है, स्ट्रिंग टेंशन को हाफ किया और लीनियर डेंसिटी को डबल किया, तो आप इसको कर दीजिए तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा नीचे, फिर √ के अंदर आएगा तो 4 का बार 2 आ जाएगा, तो जो स्पीड आएगी वो हाफ आ जाएगी। सिंपल सा आंसर है इसका, है ना। तो यहाँ पर लीनियर डेंसिटी को मैंने म्यू से डिनोट किया, ओके, और टेंशन को टी से, ओके। फिर क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। द रिलैक्सेशन टाइम ऑफ ए डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर इज 50 सेकेंड, मतलब रिलैक्सेशन टाइम एक डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर का मेरे को दे रखा है 50 सेकेंड, ठीक है। द टाइम इन विच द एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर फॉल्स टू 1/e, तो टाइम बताना है कि टाइम किस टाइम के अंदर जो एनर्जी है ऑसिलेटर की वो 1/e हो जाएगी, टाइम्स इट्स इनिशियल वैल्यू विल बी 1/e टाइम्स इट्स इनिशियल वैल्यू, है ना। तो इनिशियल वैल्यू का 1/e कितने टाइम हो जाएगा ये पूछा है। तो यहाँ पर मैं जानता हूँ कि द एम्पलीट्यूड ऑफ ए डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर विथ टाइम टेकन टाइम लाइक e⁻t/τ होता है ना, वेयर टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम दैट डिटरमाइंस द बिहेवियर ऑफ सिस्टम। सिस्टम का बिहेवियर क्या होता है ये e⁻t/2 आपको बताता है, और यहाँ पर टाउ रिलैक्सेशन टाइम है। तो रिलैक्सेशन टाइम इज डिफाइंड एज द टाइम टेकन फॉर द एम्पलीट्यूड ऑफ ए डैम्प्ड ऑसिलेटर टू ड्रॉप फ्रॉम एन इनिशियल वैल्यू टू 1/e। तो रिलैक्सेशन टाइम ही वही होता है कि मतलब इसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि फॉर द एम्पलीट्यूड टू डैम्प्ड ऑसिलेटर टू ड्रॉप फ्रॉम एन इनिशियल वैल्यू टू 1/e, और 0.1/e की वैल्यू है ना। तो ये वही आंसर है जो क्वेश्चन में दे रखा है ना, वही इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 अपना करेक्ट हो जाएगा कि 1/e टाइम्स जो होता है ना वही उसका रिलैक्सेशन टाइम होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं कि व्हेन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ ए सेम फ्रीक्वेंसी, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी के, ठीक है, परपेंडिकुलर है, एम्पलीट्यूड एंड फेज आर सुपर इम्पोज। तो इसमें देख 4 ऑप्शन दिए आपको देखना। द रिजल्टिंग मोशन इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगी, द रिजल्टिंग मोशन इज ए लीनियर एसएचएम अलोंग एन स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड इक्वली टू ए स्ट्रेट लाइंस ऑफ द मोशन ऑफ द कंपोनेंट्स। एंड क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है रिजल्टिंग मोशन इज एन इलिप्टिकल मोशन और सिमेट्रिकल अबाउट द लाइंस ऑफ द मोशन ऑफ द कंपोनेंट्स। ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है द टू एसएचएम विल कैंसिल ईच अदर। तो इसको आप देखिए। तो x मान ले, मैंने दो इक्वेशन मान ली, x = a sin ωt + 5 x डायरेक्शन में, y में sin ωt + 5 सेम मान लिया। तो यहाँ पर सेम दे रखा ना इसने,
क्वेश्चन देखिए व्हेन द टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्स की और वाई दोनों परपेंडिकुलर है, सिंपल हार्मोनिक मोशन मैंने इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक मानी है, सेम फ्रीक्वेंसी मैंने फ्रीक्वेंसी सेम ली है, एम्पलीट्यूड एंड फेज आर सुपर इम्पोज, अब ये दोनों सुपर इम्पोज हो रही है। तो यहाँ से सीधा दिख रहा है आपको वाई इक्वल टू एक्स है, तो क्या होगा, लीनियर लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड इंक्लाइन इक्वली 45 डिग्री फ्रॉम एक्स एंड वाई एक्सिस, ये आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है, ए पार्टिकल ऑफ मास 100 ग्राम इज प्लेस्ड इन ए फील्ड ऑफ ए पोटेंशियल यू इक्वल टू 5x² प्लस 10 अर्क्स पर ग्राम, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल विल बी। तो अपन सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें एफ और यू के बीच जो रिलेशन होता है, एफ इजिकल टू माइनस डेल यू बाई डेल एक्स, तो यहाँ पर इसको यूज लीजिए, यहाँ से एफ आ जाएगा, एफ के बाद में इसको जो मतलब के एक्स के इक्वल कीजिए आप फ्रीक्वेंसी वगैरह के लिए, ये आपको पता होता है। फिर के और ओमेगा के बीच का रिलेशन होता है, वो आपको एम ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर ये पुट करते ही एक्स एक्स कट जाएगा और ये पुट कीजिए आप, तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू 0, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0.1, तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। फिर इसको 2 पाई एफ के इक्वल कर दीजिए, 2 पाई एफ के इक्वल करेंगे तो आपको यह इक्वल एफ आ जाएगा कि 0.05 हर्ट्ज। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 33 कहता है, डॉपलर विड्थ फॉर एन ऑरेंज लाइन ऑफ क्रिप्टॉन इज 550 इंटू 10⁻13 इफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज 605.8 नैनोमीटर, द कोहेरेंट लेंथ विल बी। तो इसके अंदर रिलेशन अपन को पता है, एल जो कोहेरेंट होती है वो सी टाउ कोहेरेंट होती है, वो होती है सी बाई डेल वी और लेमडा स्क्वायर बाई डेल्टा लेमडा, सीधा फॉर्मूला यूज़ लेना जो सब क्वेश्चन में दे रखा है, और पुट करने के बाद 0.6673 सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा। इसमें थोड़ा क्वेश्चन में करेक्शन था, ये 10⁻15 अगर आप लोगे तो मीटर में आंसर आ जाएगा, बस ऐसा कुछ था, ऑप्शन के हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको, है ना, बाकी मेथड यही है। फिर क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है, द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटीज ऑफ द टू वेव्स दैट प्रोड्यूसेस इंटरफेरेंस पैटर्न इज, भाई दो इंटेंसिटी जो इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस कर रही है दो वेव की, उनके बीच में रेशियो 16:1 दे रखा, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी इन द फ्रिंज सिस्टम विल बी। तो आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम पूछा, तो I1 अपन 16, आई और ए के भी रिलेशन जानते हैं, आई प्रोपोर्शनल होता है ए स्क्वायर एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, तो ये पुट कीजिए तो एम्पलीट्यूड के बीच में रिलेशन आ जाएगा 4:1। फिर हम जानते हैं आई मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, A1 + A2 का स्क्वायर, आई मिनिमम A1 - A2 स्क्वायर, तो ये पुट कीजिए तो यहाँ से 25:9 आंसर आ जाएगा आपका, है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 35 कहता है, द थिकनेस ऑफ द सोप फिल्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.463 that will result in constructive interference in the reflected light with the field is illuminated normally with light of free space wavelength, फ्री स्पेस की वेवलेंथ दे रखी है 600 नैनोमीटर। तो यहाँ पर भी एक सिंपल फार्मूला होता है, 2μt इक्वल टू n-12 लेमडा, तो लेमडा की वैल्यू यहाँ 1 से स्टार्ट होती है। फिर 2μt ये आप सोल्व कीजिए, बस कुछ नहीं करना, यहाँ से लेमडा भी दे रखा है क्वेश्चन में ना, तो यहाँ से टी की वैल्यू आपके आंसर में आ जाएगी 0.1025 माइक्रोमीटर, है ना। ओके, तो उसके बाद में आपको देना है कि क्वेश्चन नंबर 36 क्या करें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंटरफेरेंस प्रोड्यूस बाय द डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। तो ये सिंपल है, आपको मतलब दो प्रकार का होता है ये इंटरफेरेंस, दो प्रकार, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट और डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। जो बाकी जो 3 एग्जांपल है, लोएड मिरर, यंग डबल, फ्रेजनल, ये सब है डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट के एग्जाम्पल, है ना। न्यूटन्स जो रिंग्स होती है वो डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड के आधार पे, है ना, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 37 कहता है, इन न्यूटन्स रिंग अरेंजमेंट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज आर ऑब्टेन्ड यूजिंग सोडियम येलो लाइट, व्हाट हैपन्स इफ द टॉप सरफेस ऑफ द ग्लास प्लेट ऑन विच द लेंस इज कीप्ड इज हाईली सिल्वर्ड। तो हाईली सिल्वर्ड हो जाएगा तो फ्रिंजेज डिसअपियर हो जाएगी, क्योंकि अपन जानते हैं the transmitted system of fringes will also be reflected, and due to the superimposition of the reflection and transmitted which is also reflected, now system in the uniform illumination will result। ओके, तो यहाँ पर आज अपने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 37 तक डिस्कस किया, बाकी के क्वेश्चन मैं आपको आने वाले वीडियो में डिस्कस करूँगा।